नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और पहला अध्याय क्या दे रखा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। भैया अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो राजनीतिक में लोग कैसे आते हैं, मतलब सत्ता में जो है लोग कैसे जाते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आप लोग को पता चलेगा। ठीक है। दूसरी बात कि ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जो है राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, एकदम कहानी की तरह आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसी वीडियो में ये पूरा अध्याय जो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा एकदम देसी भाषा में। ठीक है, तो तैयार हो गए आप लोग, शुरू करें। तो सबसे पहले यहां पे देखिए लोकतंत्र। तो सबसे पहले भैया हम लोग को क्या समझना है कि लोकतंत्र कहते किसको हैं। तो भारत की अगर मैं बात करूं, भारत में कैसा शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जहां पे लोगों के द्वारा सरकार चुना जाता है। देख रहे हैं ना, ये लड़की क्या करने जा रही है, ये लड़की वोट देने के लिए जा रही है। और वोट देने का जो उम्र होता है, कितना वर्ष उम्र में आप वोट दीजिएगा, 18 वर्ष की उम्र में आप वोट दीजिएगा। 18 वर्ष में आप जवान हो जाते हैं, और जवान हो जाते हैं तो आप डिसाइड करने लायक हो जाते हैं कि किसको हमें मुख्यमंत्री बनाना है, किसको अपने क्षेत्र का विधायक बनाना है। तो उस समय आप वोट देने के लिए, ये जो है आप लोग का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, पहचान पत्र कहते हैं। और जब वोट देने के लिए जाइएगा ना, यहाँ नाखून में काला सनक लगा देता है। ठीक है, काहे कि एक लोग की करता है, एक मिटा के फिर से वोट देता है कि नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए ये जो इंक होता है बहुत हार्ड होता है, जल्दी छूटता नहीं है। ठीक है, चलो तो हम लोग इस वीडियो में पूरा अध्याय कंप्लीट करेंगे ही, आगे की बात हम लोग समझते हैं। चलिए, लोकतंत्र कहते किसको हैं। मैंने आप लोग को बताया कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। ये बात भी नहीं भाया, मतलब देखिए जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। वोट देते हैं किसी भी पार्टी को आप वोट देते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी पार्टी को वोट देते हैं ना, तो आप ही चुन रहे हैं, और आपके लिए ही जो चुना जाएगा वो आप ही के लिए काम करेगा। तो इसलिए कहता है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन को ही लोकतांत्रिक शासन कहते हैं या लोकतंत्र कहते हैं। ओके, दूसरी बात अगर बोले दूसरी भाषा में, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत मतलब होता है वोट, क्या होता है, वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ जो है किसी भी व्यक्ति को वोट दी होगी, किसी भी प्रतिनिधि को वोट दी होगी, किसी भी पार्टी को वोट दी होगी, जिनको ये पसंद होगा, मतलब ये जिन्हें पसंद करती होगी, है कि नहीं। ऐसे सत्ता में बहुत सारी पार्टियां हैं, आप किन्हें अच्छा मानते हो ये आपकी मेंटलिटी पे निर्भर करता है। अब मुझे कोई अच्छा लगता है तो मैं उनको वोट दूंगा, और किन्हीं व्यक्ति को दूसरे पार्टी का लोग अच्छा लगता है तो उनको वोट देंगे, है कि नहीं। जबरदस्ती वाला बात नहीं होता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको मतदान बोला जाता है। वोट जो दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, मतदान बोला जाता है। मतलब अपने मत से दान देना, वोट देना, तो उसी को बोला जाता है मतदान। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। लोकतंत्र दो शब्द से मिलकर बना है, ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक लोक और दूसरा तंत्र। तो लोक का अर्थ होता है जनता, लोक का अर्थ क्या होता है, जनता, और तंत्र का अर्थ होता है तथा तंत्र का अर्थ होता है क्या, शासन। क्या अर्थ होता है, शासन। तो जनता के द्वारा जो शासन हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। आई होप इतना क्लियर करने के बाद समझ में आ ही गया होगा, कोनो दिक्कत हुआ जी नहीं ना। अब देखो लोकतंत्र का सबसे अच्छा, लोकतंत्र को जो है सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है। अब मैंने आप लोग को इतिहास में जो पहला अध्याय करवाया था, जिसमें मैंने बताया था कि यूरोप के बारे में बताया था ना जी, यूरोप में कौन सा शासन चलता था, प्रजातंत्र शासन चलता था, सॉरी राजतंत्र शासन चलता था। कौन सा तंत्र चलता था, राजतंत्र।
राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में क्या होता है, एक राजा जो है शासन करता है और राजा के बेटा आएगा फिर वो शासन करेगा, राजा के पोता आएगा वो फिर शासन करेगा, इसी तरह चलता था। यहाँ पे क्या होता है, मनमौजी होता है, ठीक है, काहे कि उसी का खानदान का हमेशा राजा बनेगा, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, जिसे आप चुनेंगे वही आपके स्टेट का क्या बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है जी। हम लोग उसको चुनते हैं, ज्यादा जिनका बहुमत होता है, जिनको ज्यादा लोग पसंद करते, वोट देना क्यों जरूरी है। अब मान लो 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति में 60 व्यक्ति किसी एक को चाहता है और 40 व्यक्ति किसी एक को चाहता है, तो 60% वाला ज़्यादा संख्या है, क्योंकि 60% व्यक्ति किसी और को चाह रहा है, तो वो उनका बहुमत ज़्यादा होगा, उनकी सरकार हो जाएगी। ओके, और भारत में जो है क्या है, लोकतांत्रिक शासन है, भारत में क्या है, लोकतांत्रिक शासन है। ओके, इतना समझ में आ गया, कोनो दिक्कत हुआ नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे नेता लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर रही है। अभी हम लोग को लग रहा है 75 साल आज़ादी का हुआ है, उससे पहले हमारा देश जो था आज़ाद था, सॉरी गणतंत्र मतलब गुलाम था, किसका, तो ब्रिटेन लोग का, ब्रिटेन लोग का हम लोग का देश गुलाम था। उससे पहले भी अंग्रेजवा लोग से पहले भी जो है मुगल शासक का यहाँ शासन चलता था। तो भारत जो है बहुत गुलामी खटी है, उसके बाद जो है हम लोग को आज़ादी मिला है, और आज़ादी मिलने के फलस्वरूप यहाँ पे जो है सत्ता में आने के लिए लोग हद से गुजर जाते हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है, हद से गुजर जाते हैं। जब वोट मांगने आता है ना नेता लोग, वोट मांगने आएगा, कहेगा बाबू जो व्यक्ति रिक्शा चला रहा उसका पैर छुएगा, या बाबू आप एक बार सपोर्ट कीजिए, आपको हम हेलीकॉप्टर पे बैठा देंगे, ठीक है। और जैसे वोट दिया तो कौन रे तोरे ना हम पैर छुए थे, आपसे आपको अधिकार दिया जाता है, मत देने का अधिकार दिया जाता है। तो याद रखें आप लोग कि एक बार कोई नेता आपका पैर छुएगा फिर 5 साल वो आपको पैर छुआएगा। इसलिए सत्ता में किसी भी व्यक्ति को लाना चाहिए तो थोड़ा सोच के लाना चाहिए, जो सभी के लिए काम करे और बराबर काम करे, ठीक है। इन्हें की सत्ता हम गए सूत गए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये पिक्चर जो दिखाता है, दर्शाता है कि यहाँ पे देखिए ये नेता है, क्या है, ये नेता है, और ये देखिए मजदूर आदमी है, ये मजदूर आदमी है, ठीक है। मजदूर आदमी पैर पखार के बैठा एकदम, ठीक है। कहता है, ये नेता कहता है तुझ में रब दिखता है, ठीक है। ये नेता कह रहा है पैर पकड़ के तुझ में रब दिखता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी बात है ना जी। नेता लोग एक बार पैर पकड़ता है और 5 साल पैर पकड़वाता है। तो इधर से कर मेहरारू कहता है लगता है चुनाव आ गया है कि जी आपका कोई पैर पकड़ रहा है, ऐसे तो बगल के लोगों ने आपका पैर पकड़ता है। तो यही चीज़ होता है। अब देखिए जैसे ही ये जीत गया, ये नेता जो है भाई जीत गया, अभी कहता अब वोट नहीं बटुआ चाहिए, वोट नहीं अब बटुआ चाहिए। बात समझ में आ रहा है। ये जैसे जीतेगा वो अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर देता है। नेता लोग आज के डेट में सबसे गंदा राजनीतिक हो चुका है। राजनीतिक में आने के लिए लोग किसी भी हाल से गुजर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको समझाना चाहा। अब देखो लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र को जो है 2 भाग में बांटा गया। लोकतंत्र में एक प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। यहाँ पे देखिए अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जो होता है वो क्या होता था, तो कुछ दिन पहले जो था, ठीक है, कुछ दिन जो पहले था, हालांकि अभी एक और देश है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड है जहाँ पे अभी क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। मतलब वहाँ पे क्या करता है 100 गो लोग को बुला लिया, 100 गो 1000 गो जितना लोग हैं सबको बुला लिया, और जो जो प्रतिनिधि है वो खड़ा रहेगा, सबके कहेगा कि इसको अभी बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट लोग को चुनना क्या हो गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट अगर आपको किसी व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना रहे, डायरेक्ट बोल के कि भैया ये जो है सही आदमी है, इसको हम बनाना चाहते हैं, तो वहीं पे डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है ये भी समझेंगे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ चलता है, स्विट्जरलैंड में चलता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो अपना सीधी साधारण सा एग्जांपल भारत में चलता है। तो भारत में अगर आप किसी भी व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, मान लिया जाए अभी मुख्यमंत्री पद पर कौन है, नीतीश कुमार हैं, ठीक है, तो नीतीश कुमार जी को हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं,
कहिए तो कोई नीतीश कुमार को उनके पार्टी को वोट देते हैं, उनके पार्टी को वोट देते हैं। मतलब जनता के जो है, जनता क्या करता है, वहाँ हर एक जिला से, हर एक क्षेत्र से जो है एक प्रतिनिधि होता है और उस प्रतिनिधि में सभी पार्टी के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही को प्रतिनिधि होगा, जितना पार्टी ऊपर में है उतने पार्टी के प्रतिनिधि आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ते हैं तो आप अपने अच्छे प्रतिनिधि को चुनते हैं। आज के डेट में देखा जाए तो ऊपर की पार्टी को देख के लोग वोट दे देता है, ठीक है। अब ये जो प्रतिनिधि है, ये प्रतिनिधि आपके क्षेत्र का था, इसको आप वोट दे दिए। अब ये लोग जो है किसको चुनेगा, सरकार को चुनेगा। तो कैसे चुनता है सरकार को, ये समझते हैं। सबसे पहले समझिए, जनता वोट देगा किसको, सांसद को। और सांसद जो है कितने हैं भारत में, 543 है, एक दो इधर उधर हो जाए डोंट वेरी, ठीक है। तो 543 संसद जो है, हम लोग 543 संसद को बनाते हैं। जनता किसको वोट देते हैं, संसद को। और संसद जो है वोट किसको देते हैं, प्रधानमंत्री को। मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, सांसद लोग करते हैं। और इसमें जो है सभी पार्टी के सांसद होगा, बिल्कुल। अब जिसका बहुमत ज्यादा होगी उसकी पार्टी का क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनेगा। उसी प्रकार से जनता जो है क्या करता है, विधायक को वोट देता है। और पूरे बिहार में कितना विधायक का रहता है सीट, 243 विधायक होता है, ठीक है। अब 243 विधायक मिलके क्या करता है, ये विधायक को आप वोट दिए हैं, मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार को वोट देने नहीं जाता है कोई जाता है। तो अपने क्षेत्र के जो विधायक होते हैं, जो अब यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, बहुत सारा पार्टी है ना, तो उस पार्टी से जो है एक प्रतिनिधि को खड़ा किया जाता है जिसका वर्चस्व हो, जिसे सभी लोग जानता हो, वो नेता लोग उनको खड़ा करता है। और खड़ा करता है काहे कि उनका पहचान है, लोग उसको देख के वोट ना दे तो अपने पार्टी को देख के वोट देगा, है कि नहीं। तो ये चीजें होती है। हम लोग किसको वोट देते हैं, विधायक को। और विधायक किसको चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो बिहार में देखते हैं ना बहुत सारी चीज, गठबंधन के बारे में भी बताएंगे। सरकार कभी ओकरा पार्टी में चल जाता है तो ओकर सरकार, कभी एकरा पार्टी में चल जाता है तो ओकर सरकार। ये किस प्रकार होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए कि लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं, दो, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या हो गया, डायरेक्ट किसी का चुनाव करना। और ये कहाँ पे शासित, ये जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे चलता है, स्विट्जरलैंड में चलता है और भारत में। और प्रत्यक्ष रूप से जो लोकतंत्र होता है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ चलता है, भारत में चलता है। और भारत के लोग क्या करते हैं, जनता लोग क्या करते हैं, प्रतिनिधि को चुनती है। और प्रतिनिधि किसको चुनते हैं, सरकार को चुनते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग बात करते हैं सत्ता की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक है। शेयरिंग ऑफ पावर मतलब सत्ता में साझेदारी, किस प्रकार से सत्ता में लोग जाते हैं और किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी होता है, ये समझते हैं। किसको कहते हैं, सत्ता की साझेदारी। ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। अब थोड़े है, ऐसा न है कि हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं तो वही मुख्यमंत्री बनेगा। आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं और आपकी मर्जी होनी चाहिए यहाँ पे कि हम ये पद से लड़ेंगे, ठीक है। वो आप जीते या नहीं जीते अलग की बात है। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय भागीदारी होती है, लेती है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी को ही लोकतंत्र का मूल मंत्र बोला जाता है। अगर पूछे प्रश्न में लोकतंत्र का मूल मंत्र किसको बोला जाता है, तो सत्ता की साझेदारी को बोला जाता है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, हिस्सेदारी होता है। प्रत्येक नागरिक का क्या होता है, हिस्सेदारी होता है, भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अरे भैया हम लोग उसको वोट देंगे और वोट देंगे तभी तो नेता लोग जीतेंगे। तो लोकतांत्रिक में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कोई वो उसका मन है वो नहीं खड़ा हो सकता है, उसके लिए नहीं है बना हुआ, ऐसा नहीं है। सत्ता में साझेदारी का ही मतलब होता है, लोकतंत्र का ही मतलब होता है जिसका मर्जी है, जिसको आप चुनना चाहते हैं, जो प्रतिष्ठित हो गया, जो पॉपुलर हो गया, जो सभी के दिलों पे राज करने लगा, उसे आप अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उसे जिता सकते हैं। और सत्ता में हर व्यक्ति आ सकता है। इसके लिए कुछ नहीं है कि सत्ता में ये नहीं आएगा, वो जात नहीं आएगा, ये जात नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जात वाली बात थी मेरे मुंह से जो निकला है, ये जो आपका था 1965 से, ठीक है,
1965 में क्या होता था, जो बड़ा जाति होता है, जो बड़ा जाति था, ठीक है, जाति के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे तो इसलिए अभी इसको स्टॉप करते हैं। जो बड़ा जाति के लोग थे वही सत्ता में आ सकते थे, तो फिर छोटका जात वाला एक दबोचा तो फिर ये हुआ कि कोई भी सत्ता में आ सकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हर किसी को सत्ता में साझेदारी है, हिस्सेदारी है, वो आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हो गया ना? ओके, आइए आगे हम आपको समझाते हैं सामाजिक भिन्नता। तो समाज में जो भिन्नता है किसके लिए लेके है, तो अब इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि समाज में विभिन्न जाति, समाज में क्या है, विभिन्न जाति है, धर्म है, भाषा है अथवा संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे सामाजिक भिन्नता कहते हैं। हमारे समाज में पर्सनली हम अपनी भारतवर्ष की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जो सबका बाप है, कहिए तो, क्योंकि इसी देश में एक ऐसा भारत देश है जहां पे हर एक नागरिक को स्वतंत्रता मिला है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान आप चले जाओ, पाकिस्तान में जाओगे ना, वहां पे एक अलग ही व्यवस्था है, हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, वहां पे अभी भी है ये चीजें। लेकिन भारत के जो भी व्यक्ति हैं वो चाहे पंडित हो, जिसको ब्राह्मण बोलते, ठीक है, ये क्या है, पंडित, पंडित को जितना स्वतंत्रता मिला है उतना ही मुस्लिम को स्वतंत्रता मिला है। ये कौन है भाई, पंजाबी है, ईसाई है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये जो है अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं कि नहीं भारत में। तो सामाजिक भिन्नता क्या है, हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति के लोग रहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक भिन्नता। समाज में क्या है, इस चीज को लेके भिन्नता है, हमारे समाज में भिन्नता है। ऐसा नहीं कि हमारे समाज में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, हमारे समाज में मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। यही भारत एक ऐसा देश है। ओके, आइए सामाजिक भिन्नता पूछे तो बता देना है कि समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति के लोग को ही सामाजिक भिन्नता बोला जाता है। आई होप ये चीज समझ में आ गया। लेकिन इसमें आजकल बहुत चीजें चलती है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ा नहीं देता है। जो हिंदू मुस्लिम है ये दोनों में आजकल बहुत ज़्यादा टकराव का विषय बन जाता है, और टकराव कराने वाले ये जो हिंदू मुस्लिम है ना, ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन कुछ लोगों के वजह से, कहते हैं ना एक आलू अगर सड़ जाए तो पूरे बोरी के आलू को सड़ा देता है, उसी प्रकार से जो कुछ लोग होते हैं इसमें भी कुछ लोग खराब होते हैं और इसमें भी कुछ लोग खराब होते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को सही बोलेंगे, और सही जो बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है उसके बारे में भी इसमें हम लोग जानेंगे। बहुत चीजें हैं, बहुत मजा आने वाला है, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। सामाजिक भिन्नता क्या होता है, ठीक है, सॉरी सामाजिक भिन्नता तो आपको बता ही दिए। सामाजिक विभाजन, इससे पहले आप लोग ने क्या सीखा, सामाजिक भिन्नता, समाज में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा तथा अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, उसको सामाजिक भिन्नता बोलते हैं। और सामाजिक विभाजन क्या होता है ये समझिए। समाज का क्षेत्र, जो समाज का क्षेत्र है, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर विभाजन हो उसे सामाजिक विभाजन कहलाता है। अब ये वो चीज समझते हैं, अभी मैंने आप लोग को क्या बताया, मुस्लिम और हिंदू में दूसरे, भारत में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म, ये दोनों धर्म में ना बड़ा टकराव चलता है कि नहीं चलता है जी, आपने देखा। लेकिन इसे लड़ाने वाला कौन होता है, इसे लड़ाने वाला आम पब्लिक लड़ना नहीं चाहता है, एक दो के बात नहीं करेंगे, इसमें लड़ाने वाला लोग नेतवे रहता है। सही बता रहे, लोगों को सुनने में मेरा बात जो है अच्छी लगता है, लेकिन सही बता रहे, नेता लोग लड़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ये मुस्लिम भाई लोग हैं, ठीक है, इधर हिंदू भाई लोग हैं, ये दोनों आपस में पथराव टकराव कर रहा है, इसके पीछे एक नेता का ही हाथ होता है। और ये जो सामाजिक भिन्नता, सामाजिक विभाजन जो किया गया है, मतलब मुस्लिम को अलग, हिंदू को अलग, ईसाई को अलग, इस तरह की बंटवारा किया गया, इसी चीज को क्या बोलेंगे, सामाजिक भिन्नता बोलते हैं। मतलब समाज के जो क्षेत्र है, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर विभाजन होना, मतलब अलग होना, मुस्लिम का क्षेत्र अलग हो गया, हिंदू का क्षेत्र अलग हो गया, ईसाई का क्षेत्र अलग हो गया कि नहीं हो गया। इसी चीज को क्या बोलते हैं, सामाजिक भिन्नता। अभी कोई भी मुस्लिम हो, ये भाई मुस्लिम कोई भी लोग ले, ठीक है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत की रोटी खाते हैं, उसे आप पाकिस्तानी नहीं कह सकते हैं। क्यों कह देंगे, संभव ही नहीं, गलत हैं।
ठीक है, गलत सोच है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये लोग गलत नहीं कहते, ये लोग में भी कुछ गलतियां होती है और कुछ ये लोग भी गलती करते हैं, दोनों में होता है, देव दोष दोनों में होता है, तब जाके लड़ाई होता है। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान भी है। हमारे APJ अब्दुल कलाम आजाद, उसको कोई हिंदू बोलता था, कोई मुसलमान बोलता था, वो इतने लोकप्रियता हासिल कर लिया था कि सभी हिंदू के दिल पे राज करता था। ऐसे हमारे एक शिक्षक हैं खान सर, वो भी एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। तो क्या आज उसका वीडियो कोई नहीं देखता है? सब कोई देखता है। बशर्ते यहाँ पे बात क्या होती है, बात क्या होती है कि लोग जो है उसके पीछे पड़ जाता है, किस तरह से इसको तोड़ना है। अगर सफर में चल रहे हो तो पीछे का मत देखो, लोग हमारे टांग खींचे की खींचे, सफर में चले हैं तो चलते रहना है। तो ये चीज समझ में आ गया। सामाजिक विभाजन किसको कहेंगे? समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, ठीक है। नस्ल क्या होता है? नस्ल क्या होता है? रंग, जिसको बोलते हैं रंग। और रंग के भेदभाव, काला गोरा, ठीक है। रंग का भेदभाव कहाँ हुआ था? काला और गोरा, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कहाँ पे भेदभाव हुआ था? अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में हुआ था ये रंग का भेदभाव। काला लोग को कहता तुम खत्म है, तुमको कोई अधिकार नहीं दिया जाए, गोरा लोग को अधिकार दिया जाता था। काला लोग के साथ जो है बहुत अत्याचार होता था। तो सामाजिक विभाजन क्या था, समझ में आ गया आप लोग को? ओके, पूरा अध्याय हम लोग कंप्लीट करेंगे। सामाजिक विभाजन का जो आधार है क्या है? सामाजिक विभाजन का आधार भाषा, जो पंजाबी बोलते हैं उसको पंजाबी जो बोलते हैं उसको भाषा के आधार पर पंजाबी है, लोग पंजाब के क्षेत्र बांट देते हैं। ये इस समाज में विभाजन ही ना हुआ। अब देखो दूसरा बात, क्षेत्र भी विभाजित होता है, जाति को लेके विभाजित होता है, धर्म के लेके विभाजित होता है, लिंग के लिए विभाजित होता है, संस्कृति के लिए विभाजित होता है, नस्ल के लिए जो विभाजित होता है। सामाजिक विभाजन का आधार यही सब है, ठीक है। अब देखिए ये लिंग में अभी सिंपल सी अगर बात समझे क्या होता है? पुरुष और महिला होता है, पुरुष और महिला, ये दोनों में भिन्नता होता है, ठीक है। पुरुष और मादा लिख देते हैं, कोनो दिक्कत जी? महिला लिखना सही नहीं, तो पुरुष और मादा, ठीक है, पुरुष और महिला लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। तो इस दोनों के अंदर भी भेदभाव है कि नहीं? लड़की ये काम करेगा, लड़का वो काम नहीं करेगा, लड़का ही कर सकता है, लड़की ही नहीं कर सकता है। ये सब भिन्नता ही है समाज में। धर्म को लेके है, धर्म को लेके लोग लड़ जाते हैं। हमारा धर्म हिंदू धर्म है और उनका धर्म मुस्लिम धर्म है, तो उनको कहता है तुम्हारा धर्म खराब है। ये खराब कहने वाला धर्म के बारे में जानता नहीं, ठीक है। तो धर्म के लेकर भी लड़ाई होता है, जाति को लेकर लड़ाई होता है, ठीक है। जाति, अब जो जाति है हिंदू धर्म में बहुत सारा जाति है, बहुत सारा कास्ट है कि नहीं? उसको लेके समाज में ना भिन्नता हो गया, भिन्न हो गए हैं, समाज जो है विभाजित हो जाते हैं। जैसे एक हो गया यादव टोला, हाँ ये यादव टोला है, ये कुर्मी टोला है, ये बढ़ई टोला है, टोला टोला बट जाता है। वो अपने समाज को देखता है, हमारा समाज बढ़िया, हमारी जाति बढ़िया है, तोर जाति खराब है। ये सब जो है समाज को विभाजित करता है। समाज का विभाजन का आधार क्या क्या है याद रखना। भाषा को लेके भी पंजाबी बोलते हैं, उनको पंजाब क्षेत्र अलग हो जाता है, पंजाबी अलग होता है। तो क्षेत्र भाषा के आधार पे भी बदल जाता है, जाति का आधार, धर्म और लिंग, सांस्कृतिक, नस्ल। ये चीजें समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आइए हम आपको समझाते हैं अमेरिका में किस प्रकार से भेदभाव हुआ था। अमेरिका में जो है रंग के लिए भेदभाव हुआ था, ठीक है। अमेरिका में जो समाज में विभाजन हुआ था रंग को लेके, मतलब काला गोरा को लेके विभाजन हुआ था। आई होप ये चीज समझ गए। अब आगे देखिए, बेल्जियम, एक बेल्जियम देश है, तो बेल्जियम में जो है भाषा को लेके हुआ था। तो बेल्जियम जो था वहाँ पे बहुत सारे लोग जो लगभग 60% के आसपास था, ठीक है। 60% के आसपास जो है लोग वहाँ पे डच बोलते थे। उसके बाद वहाँ के कुछ लोग जो थे फ्रेंच बोलते थे और कुछ लोग जो थे जर्मन बोलते थे, ठीक है। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होता है वो अधिकार ज़्यादा जमाना चाहता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो है भाषा के लेकर विवाद हुआ था, समाज में विभाजन हुआ था, ठीक है। ये भाषा बोलने वाला अपना क्षेत्र बनाया, डच बोलने वाला अपना क्षेत्र बनाया, फ्रेंच बोलने वाला अपना क्षेत्र बनाया, जर्मन बोलने वाला अपना क्षेत्र बनाया। जो भारत की अगर मैं बात करूँ, भारत के हर एक क्षेत्र में चले जाऊँ, ठीक है, भारत के हर एक क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ के सभी जगह के अलग अलग भाषा। चलो जो बंगाल में बंगाली बोलोगे, हरियाणा चलाओ जाओ हरियाणवी बोलोगे, तेलंगाना चले जाओ तो वहाँ पे अलग भाषा होता है, मुंबई चला जाओ मराठी बोला जाता है। तो भाषा के आधार पे जो है समाज और क्षेत्र को भी
विभाजित किया गया है। ओके, आइए एक है नीदरलैंड। नीदरलैंड में धर्म को लेकर विभाजन हुआ। यहाँ पे ईसाई को जो है 2 भाग में बांट दिया। ठीक है, ईसाई जो धर्म था उसको 2 भाग में बांट दिया। अब ईसाई खुद को 2 भाग में बांटा, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। ठीक है, 2 भाग में इसको बांट दिया नीदरलैंड में। समझ में आ गया ये चीजें। अब आते हैं, हम लोग समझते हैं संविधान के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको संविधान के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इस अध्याय में जो है संविधान के बारे में चर्चा किया गया। संविधान अनुच्छेद का 19 के तहत, ठीक है, 19 के तहत भारत में जो है संविधान निर्माता कौन था? भीमराव अम्बेडकर जी थे ना जी, भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो संविधान के का अनुच्छेद जो है, सॉरी थोड़ा फंस गया स्पीकर। संविधान का अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि सभी नागरिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त हो। सभी नागरिक को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। ऐसा थोड़े है, हमारे देश में सभी धर्म के लोग हैं और सभी धर्म जो है स्वतंत्र है। कोई भी लोग यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। हर धर्म के लोग स्वतंत्र है, हर जाति के लोग स्वतंत्र है, हर भाषा बोलने वाला प्रत्येक कोई भी भाषा बोलिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जहां पे भारत के किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर देश जाइएगा, दूसरा देश जाइएगा तो फिर वहां का आपको नागरिकता लेना होगा। जैसे आप नेपाल जाइएगा, नेपाल में आप जाइएगा तो वहां का नागरिकता प्राप्त करना होगा, तभी नेपाल में रहने दिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। किसी भी राज्य में कारोबार और व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है भारतीय लोग को। सभी नागरिकों के लिए समान कानून है, बराबर कानून है। तो याद रखना आप लोग, संविधान अनुच्छेद 19 में जो है ये सब चीज दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। सभी भारत के किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं, किसी भी राज्य में कारोबार या व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था है। आई होप ये समझ गए। संविधान का अनुच्छेद 15 में दिया गया कि धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। देखो, भारत का जो सांस्कृतिक है सभी देश से हटके है और बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि भारत जो है इतने सांस्कृतिक और सबको मिला के चलने वाला देश है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके साथ अन्याय किया जाए, बड़का के साथ अन्याय, छोटका के साथ अन्याय नहीं। हमारे संविधान हमें ये सिखलाता है कि आप स्वतंत्र तो हो, आपको स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। आप कहीं पे भी रह सकते हैं, किसी भी राज्य में अपना व्यवसाय कर सकते हैं, आपके लिए कानून व्यवस्था भी समान है। और ऐसा नहीं कि अमीर आदमी के लिए कानून ऐसा, छोटका आदमी के लिए कानून वैसा, ये सब नहीं है भारत में। और संविधान का अनुच्छेद 15 में दिया गया, धर्म, वंश, जाति, स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत हुआ था इसी में। तो पहले जो था, समझिएगा, पहले जो था कास्ट, जाति को लेके बहुत बड़ा भेदभाव था। जैसे मैं अगर बोलूं तो SC ST जो होता है, जो हरिजन जिसको बोलते हैं, उसको लेके हमारे समाज में बहुत बड़ा विवाद था। इतना बड़ा विवाद था कि उसका दर्शन को अशुभ माना जाता था। तो हमारे इस वीडियो को बहुत लोग देखते होंगे। मैं उनको बताना चाहूँ कि उस समय जो थे, संविधान जिस समय निर्मित नहीं हुआ था, निर्माण नहीं किया गया था, तो हमारे समाज में कुछ ऐसे वरिष्ठ लोग होते थे, वरिष्ठ जाति के लोग होते थे, अगर हरिजन का दर्शन आपको हो गया तो उसे अशुभ माना जाता था। क्लियरली बता रहे हैं, जो SC ST कोटा, इस चीज को अगर छुआ गया तो नहाना पड़ता था। ठीक है, तो ये जो है, ये संविधान अनुच्छेद 15 में दिया गया, छुआछूत का अंत हुआ था। इसी में मतलब किसी से ऐसा भेदभाव नहीं रखना है। समझ में आ गया। ठीक है, आइए लोकतंत्र में द्वंद्व क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में द्वंद्व, लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन प्रणाली है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास की कई उदाहरण मिलते हैं। अर्थात इसके ठीक विपरीत स्थिति होता है। इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा गया। अब लोकतंत्र में जो है द्वंद्व कहाँ से उत्पन्न हो गया? दो जोड़ी
दो जोड़ी को ही द्वंद्व बोला जाता है। द्वंद्व, लोकतंत्र में द्वंद्व। लोकतंत्र शासन समानता पर आधारित शासन प्रणाली है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास कई उदाहरण मिलते हैं। लोकतांत्रिक जो शासन है इसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती है, ठीक है। जो हमारे लोकतांत्रिक शासन है, जो हमारी राजनीतिक है, अभी इतने कठिनाई हो गया हमारे लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए। लोकतंत्र द्वंद्व का मतलब हो गया कि लोकतंत्र में जो द्वंद्व, दो जोड़ियों का जो होता है, इस प्रकार से भेदभाव जो प्रकट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, इस चीज के बारे में कहते हैं कि लोकतंत्र समानता, ठीक है। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन प्रणाली है, सबको समान रखा जाए, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास, विरोधाभास मतलब गड़बड़ी, विरोध करना के कई उदाहरण मिलता है, ठीक है। अर्थात इसके ठीक विपरीत स्थिति होती है, इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहते हैं। बात समझ में आया? लोकतंत्र में एक शासन प्रणाली जो है सबके लिए सही होना चाहिए, एकदम सबके लिए समान होना चाहिए। अगर इसी का उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे? लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। रंग भेद और नस्ल भेद समझते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद या नस्ल भेद कहलाता है। मतलब मैंने आप लोग को बताया था अमेरिका में जो है रंग भेद हुआ था। अमेरिका में क्या हुआ था? रंग भेद हुआ था, ठीक है। रंग भेद हुआ था किसके लिए? काला और गोरा के लिए, काला और गोरा के लिए, ठीक है, अमेरिका में हुआ था। तो रंग भेद या नस्ल भेद किसको कहेंगे? चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद या नस्ल भेद कहलाता है। इसी से एक लाइन मैंने यहाँ लिया है, आप लोग सुनिएगा तो मजा आएगा। मोहब्बत, असली मोहब्बत तो सांवले रंग से होती है, असली मोहब्बत तो सांवले रंग से होती है, गोरे तो आज़ादी से पहले भी बेवफा था। ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। अरे अंग्रेजवा लोग एकदम गोर फरफर था, हमरा ऐसा कार थोड़े था। हम लोग भारत में जो है सभी नागरिक सांवले ही हैं लगभग। गोरा जो ओरिजिनल गोरा था ना, अंग्रेजवा लोग था, एकदम चमड़ी देखते थे दूध के मलाई जैसन, वो लोग बहुत ज़्यादा गोरा था, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे ये चीज़ हुआ था रंग भेद? ये अमेरिका में हुआ था। और ये जो शायरी है हमारे बहुत सारे नवयुवक को प्रेरित करता है। असली मोहब्बत तो सांवले रंग से होती है, गोरे तो आज़ादी से पहले भी बेवफा थे। बात समझ में आया? गोरे लोग भाग गए है कि नहीं? चलिए आइए आगे की कहानी समझते हैं। अब हम आपको 1970 से पहले थोड़ा सा लेके चलते हैं। उस समय जो है 70 लिखा होगा आपके किताब में। 70 का मतलब होता है 1970 के दशक से आधुनिक दशक के बीच में लोकतंत्र का सफर कैसा रहा, ठीक है। तो अब समझते हैं यहाँ पे भारत के राजनीतिक का बगडोर 1967 में स्वर्ण मतलब क्या होता है? बड़ा जाति के हाथ में था। ध्यान से समझिएगा, 1970 से पहले जो था भारत का लोकतांत्रिक का बगडोर मतलब शासन, ठीक है, किसके हाथ में था? बड़ा जाति। उसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण जाति। आपकी किताब में दिया होगा स्वर्ण जाति, अर्थात बड़ा जाति के हाथ में था, ठीक है। उसके बाद मध्यम पिछड़े जाति ने कब्जा के लिए संघर्ष किया। जो मध्यम वर्ग के लोग थे, मध्यम जाति, जो बड़ा से थोड़ा सा नीचे आता, बड़ा से छोटा नीचे कौन आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो मध्यम वर्ग में कौन कौन आ गया? मतलब ये रहा कि मध्यम पिछड़ा जाति में कौन सा हो गया? जैसे मान लेते, उदाहरण के आप लोग को बताते हैं, यादव हो गया, सिंह मतलब कुर्मी हो गया, ठीक है, कुर्मी हो गया, ठीक है, माली हो गया, ये सब आपको हम जाति थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे जाति हैं, वो सब जो है धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले के कर बड़ा जाति, स्वर्ण जाति, भूमियार राजपूत, ठीक है, वो सभी लोगों का शासन था और ये लोग पे कब्जा करने ही नहीं दे रहा था। तो लोग बोला, रे भैया हमारे देश में तो लोकतांत्रिक शासन है, तो हम काहे न सत्ता में आएंगे? बोला नहीं, तुम लोग नहीं आ सकता। तो ये लोग कर दिया विरोध कि नहीं, हम आएंगे ही आएंगे। अपना दबाव और जमाने लगा। दोनों जाति के बीच में विवाद जो है बहुत दिनों तक चला इस चीज को लेके। 90 के दशक में, मतलब 1990 के दशक में राजनीतिक का झुकाव पिछड़े जाति की ओर होने लगा। 1990 में क्या हुआ? राजनीतिक का झुकाव जो है
पिछड़े जाति में होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 1967 में कौन था बड़ा जाति, ठीक है, स्वर्ण जाति। ठीक है, 1990 में, ठीक है, 1990 में जो है 1990 में किसका जो पिछड़ा जाति था, ठीक है, पिछड़े जाति का झुकाव होने लगा। पिछड़ा जाति पे किया, ओकर बाद जो था इससे भी पिछड़ा जो होता है आधुनिक जो अब है, ठीक है, आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीतिक का पलड़ा दलित और महादलित के हाथों में या पक्ष में दिखाई देने लगा। अब जो है मान लिया जाए 2000 ईस्वी दे देते हैं या 2005 दे दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, 2000 से 2005 में जो आधुनिक युग है उसमें क्या हो गया, दलित और महादलित। तो इसमें जो है हरिजन जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, हरिजन जो होता है हरिजन पासवान जिसको बोलते हैं पासवान, ये सब जो है इसमें आता है दलित में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, कोनो दिक्कत जी। देखो जाति को लेके ना मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कुछ मत समझना, मैं समझाने के लिए सब चीज़ समझाते हैं। ठीक है, तो 1970 के दशक में क्या हुआ था, 1970 के दशक से आधुनिक दशक के बीच का सफर आपको मैंने बताया किस प्रकार से। जो 1967 में जो था बड़ा जाति का था, बड़ा जाति के हाथ में बगडोर था लोकतांत्रिक शासन का, सत्ता में सिर्फ कौन आ सकता है, बड़ा जाति आ सकता है। तो धीरे धीरे जो मध्यम पिछड़े जाति के लोग थे उस पर कब्जा करने लगा और ये दोनों के बीच में विवाद हुआ तो धीरे धीरे इसके हाथ में भी दे दिया कुछ ना कुछ, ले भाई ले। उसके बाद जो है 90 के दशक में राजनीति का झुकाव पिछड़े जाति के लिए होने लगा, हुआ ना। उसके बाद जो है आधुनिक युग में अब जो है धीरे धीरे जो है ये पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जो जाति हैं, ठीक है, दलित महादलित जो होते, ये लोग की मैं कमी बताता हूँ। ये लोग जो थे, कोई मेरे ऊपर ना ब्लेम मत लगाना मेरे भाई, ये लोगों को ना शिक्षा से बहुत दूर रखा जाता था, शिक्षा इसे दिया ही नहीं जाता था। तो ये लोग ना धीरे धीरे अब जो आधुनिक युग में आया ये लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे। ऐसा नहीं भीमराव अम्बेडकर नहीं पढ़े थे ना, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, उसने संविधान लिख दिया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों के बहुत लोगों के साथ ऐसा देखा गया है, मैं अपनी वाणी बता रहा हूँ कि हरिजन वगैरह लोगों को शिक्षा से भी हटा के रखा जाता था। जैसे हरिजन लोग शिक्षित होने लगे धीरे धीरे वो अपना अधिकार को जानने लगे, तो हुआ कि यहाँ पे कि यही लोग बोला कि भैया हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमरो धनी को सत्ता में आने दीजिए। तो ये लोग आधुनिक युग में इसके पक्ष में अब झुकाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, दलित और महादलित के बीच में, ठीक है, लोगों के बीच में दलित और महादलित के पक्ष में सत्ता का झुकाव दिखाई दे रहा है आधुनिक युग में। तो आपने 1970 से आधुनिक युग का सफर अपने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब जाति क्या होता है भैया, हेलो भाई, जाति क्या होता है, पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को जाति कहते हैं। भैया एगो हमरो जाति बता दीजिए, तो एगो जो पढ़ाता लिखाता ओकरा मास्टर बोला जाता है ना, शिक्षक बोला जाता है। लेकिन जाति जो आधारित बांटा गया पेशे से, पेशा बोले तो काम से, अगर बाल काट रहा है तो नाई है, अगर दूध बेच रहा है तो ग्वाला है, अगर गाय भैंस पोस रहा है तो यादव है। ठीक है, तो मतलब जो है जो जिस तरह से काम कर रहा है उसके आधारित उसे जाति का नाम दिया गया है कि नहीं। अब पलाई काट रहा है, लकड़ी काट रहा है तो समझिए बढ़ई है, फूल दे रहा है तो माली है, पूजा करवा रहा है तो पंडित है। हम लोग काम से ही पहचान लेते भैया यही है। अब लकड़ी वाला कोई काम कर रहा है, बाल काट रहा है, नाई बोल दो, समझ जाओ कि वो नाई है हमारे भारत में, है कि नहीं। लेकिन अब ना ये मेंटलिटी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब कहोगे कैसे सर, अरे भैया मैंने देखा दूसरे कास्ट के लड़का बाल काट रहा बड़ा सा पार्लर में, मैं पूछा भैया आप नाई हो, बोला नहीं मैं तो नाई नहीं हूँ, मैं दूसरे कास्ट से हूँ। तो मतलब मुझे उस दिन लगा कि अब ना धीरे धीरे बदलाव हो रहा, काम के आधार पे लोगों को जाति नहीं देना चाहिए था, लोग हर एक काम के लिए स्वतंत्र है। अब भैया बता दो हमको बाल काटने अगर आ जाए, बढ़िया से हम बाल काट सकते हैं, तो हमको नाई कैसे बोल दीजिएगा, नाई में कैसे, नाई के जाति में क्यों दे दीजिएगा, नहीं देना चाहिए ना। ये जाति के आधार, पेशे के आधार पे जाति को बांट दिया गया। अब ये जातिवाद क्या होता है, ठीक है, जाति समझ में आ गया कि पेशे के मतलब पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को जाति कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये समझते हैं जातिवाद किसको कहते हैं। अब जातिवाद किसको कहते हैं भैया, जातिवाद किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना
जाति के प्रति निष्ठा का भावना रखना जातिवाद कहलाता है। जैसे यादव भाई हैं, यादव भाई कहेंगे अरे हम यादव हैं, समझा, और यादव ऐसा कोनो ब्रांड नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने जाति का बढ़ावा कर रहे हैं, श्रेष्ठ मान रहे। अब शर्मा जी आए, ओए शर्मा जी हैं, हम खाट देंगे, छाट देंगे, तो ये अपने जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जातिवाद का मतलब होता है अपने जाति को श्रेष्ठ मानना और दूसरे के जाति को गलत मानना, वही जातिवाद होता है। ठीक है, अब जातिवाद हो गया। अब जातिवाद ही क्या होता है, देखो एक एक चीज पॉइंट को समझना। जातिवाद, जाति किसको कहेंगे, जाति किसको कहेंगे, मैंने बताया पेशे के आधारित सामुदायिक व्यवस्था को जाति कहते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया जातिवाद किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना और दूसरे के जाति को खराब बताने वाले को क्या बोलते हैं, जातिवाद बोलते हैं। अब जातिवादी क्या होता है, जाति का समाज का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को जातिवाद कहते हैं, जातिवादी कहते हैं। जातिवाद अगर पूछे तो जातिवाद पूछे तो आपको यह बताना है किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जात को श्रेष्ठ मानना ही जातिवाद कहलाता है। अगर जातिवादी पूछे तो इसमें क्या होता है, जाति का समाज का मुख्य आधार, जाति के समाज का मुख्य आधार अपने जाति को मानना, और उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, जातिवादी व्यक्ति बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न, किस तरह से दोनों में अंतर क्या है सर, इसमें क्या होता है, ये तो पहले बोला श्रेष्ठ है और ये अब क्या कह रहा है कि सबका आधार यही है। ठीक है, सबके सबसे बड़ा यही है, इससे बड़ा कोई नहीं। मुख्य आधार अगर है तो ये जाति है, इस काम के लिए सिर्फ ये जाति कर सकते हैं, तो उसको जातिवादी बोला जाता है। जातिवाद किसको बोलेंगे, उसमें श्रेष्ठ माना जाता है अपने जाति को, उसको क्या बोलेंगे, जातिवाद बोलेंगे। ये कहता है कि अपने काम के लिए यही जाति है, तो ये जातिवादी हो गया। ओके, अब एक चीज देखिए, जाति के वजह से जो है राजनीतिक पर प्रभाव, दुष्प्रभाव बोलिए, प्रभाव नहीं, दुष्प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, है कि नहीं भाई। अब पॉलिटिक्स पार्टी से कोई देखेंगे तो कहेंगे क्या मास्टर साहब यही सब, चलो कोई नहीं, मैं आपको बताने का काम करूंगा, समझाने का काम करूंगा, हालांकि आप लोग बुद्धिमान हैं। अगर मैं एक शब्द बोलूं तो एक शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है, मैं भी मानता हूं, हम सभी बच्चे के लिए, चाहे कोई भी बच्चा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, सब मेरे लिए अलग एक हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, नेता के पलक आंखों में, जो आंख से जो देखता है वो दिखता नहीं उनको। जो नेता लोग जो होते हैं वो जैसे गया दूसरे जाति नजदीक, दूसरे जाति नजदीक गया, मुस्लिम भाई नजदीक गया, हम आपके समाज के लिए एक प्रतिष्ठित हैं, हम आपके समाज में जो है आपको समाज में ऊपर लाने का काम करेंगे, नेता लोग का भाषण, ठीक है, ऊपर लाने का काम करेंगे, आपको ये दिलाने का काम करेंगे, वो दिलाने का काम करेंगे, तो जातिवाद हो गया, जातिवाद करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जाति के कोई प्रतिनिधि खड़ा होते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये व्यक्ति का किस तरह से ये काम करेंगे नहीं करेंगे, ये नहीं सोचते हैं, बस अपने जाति के आधार पर किसी को वोट दे देते हैं। ये अगर मैं बात बोलूं अपने बिहार की, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, जिसके वजह से बिहार ना आज तक पीछे ही जा रहा है कि नहीं, बोलो भाई, गलत बोले या सही। जो अपने जाति को क्यों वोट दे रहे हो यार, जो सही है उसको चुनो, ये कहता है। और ये हमारे राजनीतिक पे जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, और लोग की मेंटलिटी तो हम बदल नहीं सकते, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जाति नहीं मैटर कर रहा है कि जाति, कोई जाति को, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक में लग रहा है कि अच्छे काम कर सकते हैं, उसको वोट करना है, कि जाति पे वोट नहीं देना है। जाति पे वोट दो तो फिर वही समझना 5 साल आप चप्पल उसका ढो, है कि नहीं। चलो ये चीज समझ में आ गया, आगे समझाते हैं। गठबंधन क्या होता है, गठबंधन, ये भाई साहब को पहचान रहे होंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रणाम साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब गठबंधन क्या होता है ये समझ लेते। गठबंधन जो है, गठबंधन किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर एक चुनाव को लड़ता है, या चुनाव होने के बाद, मान लो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि सब पार्टी लड़ा, ठीक है, अब बहुमत बनाने के लिए 2 पार्टी मिल गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे भैया है, ये जेडीयू से है नीतीश जी, ओके, बीजेपी से हमारे, बीजेपी से कौन भैया,
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी। अब ये दोनों जो है बिहार में अगर इनकी सत्ता जो इससे पहले चली थी उसमें क्या हुआ था, ये पार्टी लड़ा था और ये पार्टी लड़ा था, ये दोनों ने आपस में मिलके सरकार का निर्माण कर दिया। ये दोनों का दोनों जो है, इसको बहुमत मिला, इसको बहुमत मिला, ये दोनों अपने बहुमत से सरकार का निर्माण कर लिया, है कि नहीं, ये चीज होता है। दूसरी बात क्या होता है, दो पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहा है तो वो भी एक गठबंधन हुआ, नहीं भी लड़ने के बाद गठबंधन कर सकता है, ठीक है। तो गठबंधन दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर या चुनाव जीतने के बाद मिलकर सरकार चलाना ही गठबंधन की सरकार कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए इस भाई साहब का, इससे पहले जो है, ठीक है भाई साहब बोल सकते, कोनो दिक्कत नहीं है, चलो, ये नीतीश जी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री साहब, ठीक है, ये हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता और हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, ये बिहार के नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री साहब, ठीक है, मुख्यमंत्री जी हैं और ये प्रधानमंत्री जी हैं। ये जो है इनके बीच में कुछ दिन पहले इधर ही की घटना है, ये दोनों के बीच में कोनो मलाल हो गया, विवाद हो गया। ई की किया, बोला बीजेपी से, मतलब नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी के पार्टी से बोला भैया हम अब तोरा साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ई की किया, घोलट पोलट के कहाँ से चला आया, यहाँ पे आ गया। ये हमारे हैं हास्य राजनेता या नेता बोलिए इनको, और इनके बात पे दुनिया के हर एक व्यक्ति हंस देते हैं क्योंकि इनके बोलने का जो तजुर्बा है ना कुछ अलग लेवल का है, ठीक है। तो ये हमारे हैं लालू जी, ठीक है, प्रसिद्ध नेता हैं। ये हमारे कौन है, लालू जी, लालू यादव, और ये हैं नीतीश जी, नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार। ये जो है अब इनकी सरकार नहीं थी, आरजेडी का जो सरकार नहीं था बिहार में, तो ये जो है चचा जी नीतीश जी कहाँ आ गए, लालू जी के साथ आया, बोला भैया हम सरकार बनाएंगे, बोला ठीक है, हमको मौका मिल रहा है तो चलो ठीक है। तो ये जो है आरजेडी के साथ मिल गया और आरजेडी और जेडीयू मिलके क्या किया, अभी बिहार पे राज कर रहा, सरकार बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत हुआ। हालांकि हिनी तो नहीं है लेकिन इनके स्वपुत्र अभी हैं, डिप्टी मंत्री वगैरह इनको दिया गया, मुख्यमंत्री पद पे ये हैं, ठीक है। तो गठबंधन क्या होता है समझ में आया, गठबंधन की जो सरकार होती है और फिर होते रहती है, बात समझ आया। जैसे कि पहले जो था शुरुआती दौर में ये किसके साथ था, बीजेपी के साथ था, कौन, ये नीतीश कुमार, और उसके पास अभी दोनों के बीच में क्या चीजों को लेकर विवाद हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टोल मोल हुआ, तो ये जो है सीधे कहाँ आ गए, यहाँ पे आए और लालू जी से हाथ मिलाए, बोले लालू जी अपना सरकार बनाना, अलग सरकार बनाना है, तो बोला कोई बात नहीं, जुड़ जाते हैं और गठबंधन की सरकार बना दिया। समझ में आया, कोई दिक्कत जी, चलिए आगे चलते हैं। तो भैया वर्ण किसको कहते हैं समझिए, वर्ण किसको कहते हैं, जातियों के समूह को वर्ण कहा जाता है, जातियों के समूह को वर्ण कहा जाता है, और इसे 4 प्रकार में विभाजित किया गया, इसे जो है 4 प्रकार में विभाजित किया गया। हमारे भारत में धर्म अलग अलग है, धर्म में ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, अलग अलग धर्म है कि नहीं, सिख, ये सब धर्म है। लेकिन यहाँ पे जो है वर्ण किसको कहते हैं, तो जातियों के समूह को क्या बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है। और जाति जो है भी है, ठीक है, वर्ण को जो है 4 भाग में बांटा गया। सबसे पहला है ब्राह्मण, ब्राह्मण में जो है पंडित जी जो आ जाते हैं, पंडित जी जो है ब्राह्मण आते हैं, जो शादी में विवाह वगैरह करवाते हैं, ठीक है। दूसरी बात हो गया क्षत्रिय, क्षत्रिय में आपका आ जाता है राजपूत, ठीक है, राजपूत जो है किस चीज में आ जाता है, क्षत्रिय में। ये पंडित जी का काम है कि पूजा पाठ करवाना, अगर जाति पेशे के आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। पंडित जी क्या करते हैं, शादी विवाह पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं, और इसको सुरक्षा के लिए रखा गया, राजपूत के लिए। क्षत्रिय होते हैं, लड़ने में ताकतवर होते हैं, ठीक है। अब उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। वैश्य जो होते हैं क्या होते हैं, व्यापारिक होते हैं, क्या होते हैं, व्यापारिक होते हैं। और शूद्र जो होते हैं, बाकी जो भी जात हो गया, बाकी इधर जो भी जात हो गया आपका, इधर मैं बात करूँ शूद्र में, चलो यादव, माली, कुर्मी, ठीक है, कुर्मी, बढ़ई, ठीक है, बढ़ई, और बहुत सारा है ना। तो ये ज़्यादा जात का क्या नाम लिखे हम,
ये सब जात जो है, ज़्यादा लिखने से फायदा नहीं, आप समझ लेंगे। बाकी जो भी जात है वो शूद्र में आ जाता है। तो ब्राह्मण को जो है सबसे ऊपर रखा गया है। जाति कोटा में अगर देखें तो ब्राह्मण को सबसे ऊपरी पदक्रम पे रखा गया। किसको? ब्राह्मण को। दूसरा पदक्रम पे किसको? क्षत्रिय को, जिसे आप राजपूत बोलते हैं। और तीसरे पदक्रम पे वैश्य को रखा गया। और चौथे अंतिम पदक्रम पे जो है शूद्र को रखा गया। आई होप ये चीज समझ में आ गया। आइए आगे हम आपको समझाते हैं। ये देखिए पंडित जी हैं ब्राह्मण, और ये क्या है? क्षत्रिय हैं। देख रहे हैं ना, तलवार निकाल रखे हैं भाई। पंडित जी जो है पोथी पत्रा लेके शादी विवाह करवाते हैं। और वैश्य जो होते हैं जो बिजनेस वगैरह करते हैं व्यवसायिक रूप से, व्यापारिक रूप से, ठीक है। और ये हो गया शूद्र जो मजदूरी वगैरह करके, देख रहे हैं ना, इस तरह की हालत होती थी, ठीक है। अभी सब में बदलाव हुआ, ऐसा नहीं कि अब ये शूद्र भी इसी प्रकार से, नहीं, अभी सब में बदलाव है, क्योंकि आज़ाद हो गए हम लोग और मौज मस्ती कर रहे हैं। हर एक आदमी आपको स्वतंत्रता मिल गया, हर एक आदमी जो मर्जी वो काम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गया ना। ऐसा नहीं कि मैं इस पिक्चर से ये गलत इनको दर्शाना चाह रहा हूँ, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे की कहानी समझाते हैं। अत्यंज क्या होता है? अत्यंज वर्ण के निचले पदक्रम पर उपस्थित जातियां अत्यंज कहलाता है। जो अत्यंज होता है किसको बोलते हैं? शूद्र लोग को अत्यंज बोला जाता है, ठीक है। शूद्र लोग को वर्ण के निचले पदक्रम पर उपस्थित जातियां अत्यंज कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? अत्यंज कहेंगे। अब देखो अत्यंज की यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये क्या है? ये निचले पदक्रम पे है। और ब्राह्मण जो होते हैं ऊपर पदक्रम पे रखा गया है। आप लोग ने समझ लिया कि सबसे पहला पदक्रम पे किसको रखा गया? ब्राह्मण को रखा गया। पहला पदक्रम पे ब्राह्मण को, दूसरे पदक्रम पे क्षत्रिय को, जिसमें राजपूत वगैरह आता है, इसमें क्या आते हैं? पंडित जी वगैरह आते हैं। वैश्य जो होते हैं व्यापारिक वगैरह होते हैं, ठीक है। शूद्र जो होते हैं, अब शूद्र की कहानी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता रहूंगा, ठीक है। इधर जो मैं आप लोग को बताया कि शूद्र को जो है अंतिम पदक्रम पे रखा गया है। मतलब यहाँ पे ये समझा जाए, कहाँ गया भैया? हाँ, ये वर्ण के निचले पदक्रम, वर्ण के निचले पद में किसको रखा गया है? शूद्र को रखा गया है, ठीक है। पहला पे ब्राह्मण को, दूसरा पे क्षत्रिय को, ठीक है। तीसरा पे आप लोग को वैश्य को रखा गया। किसको? वैश्य को रखा गया। ये चीज समझ गए। तो अंतिम में किसको रखा गया? शूद्र को रखा गया। और जिसे छुआ नहीं जाता है उसे अत्यंत कहा जाता है। तो शूद्र लोग से जो है यहाँ पे क्या होता था? छुआछूत चलता था, ठीक है। जो बड़े जाति के लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ऊपर में बताया, ऊपर के जो जाति के लोग हैं, पहले जो बड़े जाति के लोग होते थे ना, वो निचले जाति के लोग को अशुभ मानते हैं, उनका दर्शन भी अशुभ माना जाता था उस समय। ये मेंटलिटी पहले के लोगों में थी। हालांकि आज अगर हम लोग देखें, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके ये हो, कोई भी जाति हो, एक दूसरे के साथ में इतना भाईचारा हो गया कि हम लोग साथ में बैठ के खाना पीना खाते हैं, चाहे कोई भी कास्ट हो। अब ये चीजें नहीं रहे। पहले की कहानी बता रहा हूं। अत्यंज किसको कहा जाता है? जिसे छुआ नहीं जाता है। आई होप ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। आया कि नहीं जी? चलिए आगे की कहानी समझते हैं। जातिवाद व्यवस्था समझते हैं। एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्था हो गई, जो समुदाय के अतिवाद, ठीक है, व्यवस्था है, इसे ही जातिवाद व्यवस्था कहते हैं। एक वर्ण में, वर्ण किसको कहते हैं? जातियों के समूह को क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। तो एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्था हो गई है, ठीक है, कई सामुदायिक व्यवस्था हो गई है। और समुदाय के अतिवाद व्यवस्था है, जो समुदाय की अतिवाद व्यवस्था है, इसे ही जातिवाद व्यवस्था कहता है। होता है ना कि यादव टोला, कुर्मी टोला, ब्राह्मण टोला, राजपूत टोला, ये टोला टोला बट रहा है ना, ये क्या हो गया? अतिवाद हो गया, अतिवाद हो गया। तो जातिवाद व्यवस्था जो है धीरे धीरे, तो ऊपर से भी जातिवाद था, उसके बाद धीरे धीरे विभाजित करके अपने बांट लिया। यादव टोला इधर आने का नहीं, ये टोला है इधर जाने का नहीं, ये चीजें अभी भी समाज में ये है कि नहीं जी? लेकिन कुछ कम हो गया, बहुत कम हो गया। आज के डेट में ये सब चीज हो रही, पहले ज्यादा चलती थी। अब धीरे धीरे लोग शिक्षित हो गए, ठीक है, लोग समझने लगे, तो अब धीरे धीरे ये मेंटलिटी कम हो रही है। वर्ण व्यवस्था क्या होता है? जाति के अनुसार पदानुक्रम व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था किसको कहेंगे? जाति के अनुसार पदानुक्रम व्यवस्था को ही
क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं। जैसे ब्राह्मण का पद कर्म जो है कौन सा है, पहला पद कर्म किसको रखा गया है, ब्राह्मण को। दूसरा पद कर्म पदानुकर्म किसको रखा गया, क्षत्रिय को। तीसरा वैश्य को, और चौथा शूद्र को रखा गया। ठीक है, जिसमें लोग सामाजिक पायदान में ऊपर या नीचे रहेगा। ठीक है, सामाजिक पायदान में नीचे या ऊपर रहेगा। समाज में ब्राह्मण का इज्जत ऊपर रखा जाए और शूद्र का इज्जत थोड़ा नीचे रखा जाए। इस व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। तो वर्ण किसको कहा जाता है, जातियों के समूह को क्या बोला जाता है, वर्ण कहा जाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऊपरी और नीचे, ऊपर या नीचे रहेगा इसी पायदान, ऊपर या नीचे रहेगा इसी पायदान को क्या बोला जाता है, वर्ण व्यवस्था बोला जाता है। आई होप ये चीज समझ गए ना जी। आइए, सांप्रदायिकता जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। धर्म को लेके आज के डेट में बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। हम भैया सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, उनसे हमें बात नहीं करना चाहिए, वो खराब होते हैं, वो ये होते हैं। ठीक है, ये चीजें हमारे समाज में भली भांति आप लोग ये चीज जान रहे हैं, अभी भी ये चीज चल रहा है। ठीक है, तो एक धर्म दूसरे धर्म को एक धर्म को दूसरे धर्म श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। मतलब खुद के धर्म को, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, एक धर्म या अपने धर्म को लिखना चाहिए यहाँ पे, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, और दूसरे शब्द में कहे तो अपने धर्म को अच्छा बताना, दूसरे धर्म को गलत बताना, ये क्या है, सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता पूछे तो आप लोग को बताना है कि अपने धर्म को अच्छे और दूसरे धर्म को गलत, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना ही क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। और दूसरी भाषा में सांप्रदायिक अगर पूछ दे, सांप्रदायिक क्या होता है, सांप्रदायिकता अलग और सांप्रदायिक अलग होता है, समझिएगा। सांप्रदायिकता में क्या मैंने बताया कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना। ठीक है, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना या अपने धर्म को अच्छा बताना क्या होता है, सांप्रदायिकता होता है। सांप्रदायिक क्या होता है, सांप्रदायिक क्या होता है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक व्यक्ति कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, मान लिया एक राजनीतिक का उदाहरण लेते, क्योंकि हम लोग राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे, राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे, तो उसी से रिलेटेड कुछ लोगों का कहना होगा कि भैया हिंदू ही जो मुख्यमंत्री बने, कुछ लोग कहेंगे भैया मुसलमान ही अच्छे होते हैं, मुसलमान को ही क्या बना दो, मुख्यमंत्री बना दो। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दोनों के बीच में विवाद होगा, है कि नहीं। तो कुछ लोग कह रहे, जो लोग कह रहे हैं ना कि हिंदू अच्छे होते या मुस्लिम अच्छे होते, वो क्या हो गया, सांप्रदायिक हो गया। कुछ लोग हैं जो क्या करें, हमारे धर्म अच्छे होते हैं, हमारे धर्म श्रेष्ठ होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, वो क्या हो गया, सांप्रदायिकता हो गया। सांप्रदायिक किसको बोलेंगे, जो धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्तियों को क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पिक्चर देखो, यहाँ पे ये भैया साहब है, आई डोंट नो कौन है ये, बट मैंने नेट पर से पिक्चर ले लिया। तो यहाँ पे ये जो है मुस्लिम को बोल रहा है भैया ज़्यादा टेढ़ी नहीं बतियाने का, ये बोल रहे, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना। तो यहाँ पे एक मुस्लिम जो है, ये क्या हो गया, मुस्लिम, और यहाँ एक हिंदू प्रवक्ता है, हिंदू लोग हैं। तो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाने वाले लोग कौन होते हैं, वो होते हैं नेता लोग। याद रखना, किसी दूसरे के बात पे एक दूसरे का भाईचारा करने वाले को मत लड़ना। याद रखना, चाहे आपके पड़ोसी मुस्लिम ही क्यों ना हो, जब आपके घर में आग लगेगा तो सबसे पहले मुस्लिम ही जाएगा आपको बुझाने के लिए, ना कि कोई नेता आएगा बुझाने के लिए। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, ठीक है। इसलिए क्यों भेदभाव करना यार, सब तो वहीं रहना है, उसको भगा दोगे नहीं ना। तो यहाँ पे एक भाई साहब हैं, इसका भी नेट पे पिक्चर चल रहा था, तो मैंने सोचा ये इससे अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को लड़ाए वो इंसान बुरा है। ये देखो कितने अच्छी दोस्ती चल रही भाई, क्या दिक्कतें हैं। तो मैंने एक शब्द बोला, याद रखना, अगर आपके घर में, आपके समाज में अगर कोई चीज़ होगा तो आपके पड़ोसी आपका हेल्प करने पहले आएगा, ना कि नेता करने आएगा। इसलिए सबसे पहले अपने पड़ोसी को बनाओ, पड़ोसी से प्यार रखो, ठीक है, उसके बाद नेता फेता करना। ओके, सांप्रदायिकता क्या होता है और सांप्रदायिक क्या होता है समझ में आ गया, जिसे उसको बोल सकते हो धर्म, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीतिक,
समझते हैं। सांप्रदायिक राजनीति, धर्म के आधार पर राजनीतिक करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता। अब देखो भैया, ये भाई साहब आए हैं, ये भाई साहब आए हैं और यहाँ पे है एक मुस्लिम भाई, तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब इसने क्या किया कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जैसे देखो समाज में जो अपने जाति को बोलता, भैया हम वही जाति हैं, आप भी वही जाति हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भौजी, हम वही जाति हैं जो आप जाति हैं, तो हमरे पे वोट दीजिएगा। तो जो लोग होते हैं ना जाति के आधार पे वोट देते हैं, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। मैंने पहले भी करा, कुछ लोगों को लगता भी होगा, तो कुछ अपने हिसाब से सोच लेना, मैं अपनी मेंटलिटी आपके साथ पेश कर रहा हूँ, ठीक है, जो किताबें कह रही हैं। तो ये चीज़ें, ये अच्छी राजनीतिक नहीं हो सकती है, आपका भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये जब राजनीतिक की बात आते हैं, तो राजनीतिक में देखा जाता है कि जहाँ जा रहे हैं वो कौन सा क्षेत्र है। अब मुस्लिम क्षेत्र के लोग, जो ऊपर वाले लोग जो हैं, सरकार चलाने वाले लोग, वो क्या करते हैं, देख लेते हैं मुस्लिम क्षेत्र है, ठीक है, मुस्लिम क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो है प्रतिनिधि वो चुन लेगा मुस्लिम एक, काहे लोग को पता है मुस्लिम वोट किसको देगा, मुस्लिम को वोट देगा। ये मानसिकता हो गई लोगों में, समाज में बुराई फैल रही है, ठीक है। तो ये वजह है राजनीति गंदा होने का, ये भी एक कारण है, दुष्प्रभाव है कि धर्म के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति होता है। आई होप ये चीज समझ में आ गया। तो कुछ लोग होते हैं ना, चाहे हिंदू है या मुसलमान हो, उनकी बिहेवियर देखो, वो क्या कर सकते नहीं कर सकते ये देखना है, ना कि वो जात के आधार पे, ना पात के आधार पे वोट देना, अपने मत अधिकार पे, मतलब अपने माथा के, अपने आप को सोच के, अपने भविष्य को सोच के, अपने राष्ट्र को सोच के वोट देना है, ना कि किसी जात ना पात को देख के वोट देना है। तो ये चीज़, अगर धर्म को लेकर कोई आपसे वोट मांग रहा तो समझिए वो क्या है, राजनीतिक क्या है, सांप्रदायिक राजनीतिक। आई होप क्लियर हो गया। आते हैं धर्मनिरपेक्ष के बारे में समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष शासन अवधारणाएं। तो हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया है, किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया हमारे देश में, ठीक है, नहीं किया गया है। श्रीलंका में देखा जाए, श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को दर्जा दिया गया। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म या राष्ट्रीय धर्म नहीं घोषित किया गया है। ओके, उसके विपरीत भारत के संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, ठीक है। संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से वह किसी भी धर्म के अंगीकार कर सकता है। अंगीकार का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। भारत में ये स्वतंत्रता दिया गया है कि अगर आपका मन है कि मुस्लिम से हम हिंदू बन जाए या ईसाई बन जाए या किसी भी धर्म को अपना ले, तो बिल्कुल फ्रीडम है, मतलब फ्री है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये हमारे संविधान बताते हैं, ठीक है। अब हिंदू का मन होता है, कुछ लोग हिंदू से मुस्लिम बन जाते हैं, कुछ लोग मुस्लिम से हिंदू बन जाते हैं। ये आज के डेट में हमारे भारत में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो देख सकते हैं, नेट वगैरह पे चलते रहता है। तो इस आधार पे किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक धर्म वालियों, ठीक है, प्रत्येक धर्म वाल्वियों को अपने धर्म का पालन करना अथवा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण से, मारपीट के किसी को आप धर्म बदलाव नहीं करवा सकते हैं। इस हेतु शिक्षण संस्थाओं पर स्थापित संचालित कर सकता है, ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक, मतलब संविधान का उल्लंघन करना घोषित किया जाएगा कि संविधान को उल्लंघित कर रहे हैं उसको सजा दिया जाएगा। समझ में आया जी। तो धर्मनिरपेक्ष शासन आधारित है कहां, हमारे भारत में। पानी खत्म हो गया, चलो भाई आगे की कहानी सुनते हैं। अल्पसंख्यक क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? जिसकी संख्या कम हो। हम लोग बचपन में खेलते थे ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के, जिसकी संख्या ज्यादा हो, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, जिसकी संख्या ज्यादा आई, 2 गो है तो वो जीत गया, ठीक है। जेकर एना आ गया, ऐसे आ जाता था, ठीक है। हम लोग कहते थे जिसकी संख्या ज्यादा हो, 4 गो लड़का लड़के हाथ मिला के बोलते थे जिसकी संख्या ज्यादा हो, ऐसे जिसका आ गया, जेकर ई वाला ज्यादा आ गया वो जीत गया, और जेकर कम आ गया, कोई लड़का ऐसे कर देता था, कोई लड़का ऐसे करता, जिसकी संख्या ज्यादा होता था वो जीत जाता था। यहाँ पर मैं ये समझा रहा हूँ कि अल्पसंख्यक और
बहुसंख्यक क्या होता है? अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम हो, जिसकी संख्या कम हो, जिस धर्म या जाति की संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बहुसंख्यक, जिस धर्म या जाति का संख्या कम हो उसे ही क्या कहा जाता है? बहुसंख्यक कहा जाता है। भैया कम दोनों जगह लिखा गया है क्या? अच्छा, अधिक हो, यहां पे क्या होगा? अधिक हो। चलो भाई, थोड़ा सा मिस्टेक है। जिस धर्म या जाति की संख्या अधिक हो उसे ही क्या कहेंगे? बहुसंख्यक कहेंगे। अगर मैं बात करूं भारत में अगर धर्म की बात करें, भारत में 80% हिंदू, 80% क्या है? हिंदू है। ठीक है, मैंने ये नेट से जानकारी निकाली क्योंकि ये बदलते रहता है, कभी ना कभी ये बढ़ जाता है, कभी वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा इस पर इग्नोर करना चीज़ों को। 15% मुस्लिम और 5% अन्य जात है। हिंदू की संख्या हमारे भारतवर्ष में सबसे अधिक है और 15% मुसलमान है, 15 से 20% के लगभग होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग चेक कर लेना क्योंकि ये ना ये प्रतिशत दर बढ़ते घटते रहता है। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए, तो अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम हो। बहुसंख्यक किसको कहेंगे? जिसकी संख्या ज्यादा हो। क्लियर हो गया? आइए, धर्मनिरपेक्षता के बारे में वैसे तो मैंने बता ही दिया कि धर्म के आधार पर भेदभाव करना, सभी धर्म समान धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, प्रोनाउंस थोड़ा गड़बड़ हो रहा क्या? धर्मनिरपेक्षता किसको कहेंगे? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष। मतलब क्या होता है? नहीं, निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता किसको कहेंगे? कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना ही क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्षता कहलाएगा। ओके, भारत जो है निरपेक्ष देश है क्योंकि भारत में किसी भी धर्म को उच्च या नीच में नहीं रखा गया, सबको समान रखा गया। भारत एक ऐसा देश है, सबको, कोई भी धर्म के लोग हो उसे बराबर दिया गया, अधिकार उसे बराबर प्राप्त है। ठीक है, अब आगे की कहानी समझते हैं। लैंगिक विविधता, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहते हैं। जो पुरुष होते हैं उनके शरीर की बनावटी अलग होता है और जो महिला होती है उनकी शारीरिक बनावटी कुछ अलग होता है, तो लैंगिक विविधता ये होता है। ठीक है, और लिंग विविध अलग होगा, आगे मैं आप लोग को समझाऊंगा। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में जैविक अंतर को लैंगिक विविधता बोला जाता है। मतलब लैंगिक विविधता मतलब शरीर के जो बॉडी स्ट्रक्चर है कुछ अलग है, पुरुष का अलग है और महिला का कुछ अलग है, तो जैविक विविधता यही होता है। आई होप आप लोग समझ गए लैंगिक विविधता। ठीक है, अब समझते हैं नारीवाद। ठीक है, नारीवादी अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर मानने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? नारीवाद बोलेंगे, है कि नहीं? अच्छा, हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में जो है नारी को भी अब समान देखा जा रहा है। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें नारी को दिया गया और पहले क्या नहीं दिया जाता था उस चीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नारीवादी किसको बोलेंगे? अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को समान रखा जाए, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? नारीवादी बोलेंगे। और भारत के हर एक व्यक्ति क्या है? नारीवादी हैं। कुछ अलग होते हैं। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं। और पहले क्या था, नारी के साथ क्या भेदभाव होता था वो समझ लीजिए मेरे भाई। आइए, ठीक है, नारी को शिक्षा से दूर रखा जाता था, नारी हो तुम नहीं पढ़ेगी। ठीक है, नारी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया जाता था, नारी को नौकरी करने की अनुमति नहीं दिया जाता था, नारी को सत्ता में अधिकार नहीं दिया जाता था। मतलब सत्ता में क्या हो गया? राजनीतिक में अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब तो धीरे धीरे राजनीतिक में भी महिला बम से कूदी है। बम से मतलब धड़ाक से आ गई है बहुत सारी महिला। ओके, अधिकार नहीं दिया जाता था, नारी को उच्च शिक्षा नहीं दिया जाता था। कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल से हम लोग का 24 साल उम्र हो रहा है ना, तो उस हिसाब से 24 साल पहले चले जाओ, 24 या 25 साल पहले अगर देखा जाए तो लड़कियां जो होती थी ना, ध्यान देना, लड़की जो होती थी गांव में जो 5 क्लास होता था, ठीक है, 5 तक प्राथमिक विद्यालय होता था और वो उतने तक ओकरा पढ़ाया जाता था। बोलता बाहर नहीं जाने का,
या लड़की लोग को बोला था बाहर नहीं जाने का मतलब दूसरे जगह जाके वो पढ़ नहीं सकती है। आज की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो हैं वो कदम छू रही हैं जो पुरुष चूमते हैं, मतलब वो मंजिलें हासिल कर रही जो पुरुष कर सकते हैं, वो महिला भी आज वो मुकाम को हासिल कर रही है। ये चीज समझ में आया जी। तो इसलिए ये जो था नारीवाद किसको कहेंगे, नारीवादी किसको कहेंगे या नारीवाद किसको कहेंगे, अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को समान या बराबर मानने वाले व्यक्ति को नारीवादी कहेंगे। और नारी के साथ क्या क्या भेदभाव था आपने समझ लिया, समझा कि नहीं समझा। अरे भैया एक बात बताओ कुछ होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं, मैं 26 साल 27 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, उस समय कहा जाता था तुम्हें रोटी बनाने के लिए, तुम्हें घर के किचन के काम करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए लड़कियों की यही शिक्षा था, या तो तुम खाना बनाओ, रोटी बनाओ, सिलाई करो, कढ़ाई करो, ये सब चीज काम किसको दिया जाता था, नारी को दिया जाता था। लेकिन नारी भी कम होशियार नहीं निकली, बोली भैया ऐसा क्यों, हमारे साथ भेदभाव क्यों। और भैया एक और चीज, हमारे समाज में कैसी गंदगी है कि नारी को जो है आज के डेट में, मैं बोलना चाहूँ तो इस पे ये विषय खत्म नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि नारी को आज अभी भी सताया जा रहा है। क्योंकि अगर मैं देख रहा हूं कि जैसे लोग जो है गर्भपात जिसको बोला जाता है, गर्भ में लड़की की हत्या कर दिया जाता है, कि जैसे कोई जान गया व्यक्ति कि इसके गर्भ में, मतलब माँ के गर्भ में अगर बेटी जन्म ले रही उसे गर्भपात करवा दिया जाता है, खत्म करवा दिया जाता है। जो बच्चे ने अपनी दुनिया को नहीं देखा कि दुनिया कैसे है, उसको खत्म कर दिया जाता है। एक बात बताओ, सभी को बेटे पसंद है, सभी को लड़के पसंद है, तो भैया फिर पत्नी सुंदर सुंदर काहे ढूंढ रहे हैं, कहां से आएगी। संभव है जो माँ अपनी बेटी को मार रहे हैं, जो पिता अपनी बेटी को मार रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप ना पुतौह मत ढूंढना, बहू मत ढूंढना अपने लिए, अपने बेटे के लिए रखना फिर कुमारे। अरे नारी उतना ही जरूरी है जितना संसार में वृद्धि जरूरी है। अगर मान लो कोई नारी ना होती तो फिर हम लोग का जन्म कैसे होता। नारी ही है जो बहुत सारे रूप को धारण करती है। अगर नारी है तो माँ भी बनती है, नारी बहन भी बनती है, बहुत चीजें हैं उनका रूप। नारी के बिना कुछ नहीं है भाई। इसलिए नारी को समान अधिकार दिया जाए। और ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में जो लोग होते हैं, कहा जाता है कि अगर बेटा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बेटी हो, बेटा जन्म नहीं लिया किसी माँ के गर्भ से, उसे निपुत्री बोला जाता है हमारे भाषा में। लेकिन एक बात बताओ भाई, ये कहाँ तक सही है, बहुत गलत है ना, बहुत गलत है। अगर आप लड़की को, आप अपनी बेटी को जन्म नहीं देना चाहते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने लिए पुतौ और अपने लिए पत्नी ना ढूंढे अच्छी या की अच्छी की। मान लिया जाए खराबे लड़की रहेगा, ज्यादा लड़की की संख्या वैसे भी दर दर पर दर खत्म होते जा रहा है, लड़का की संख्या अधिक हो रहा है, तो फिर करना लड़के से शादी, है कि नहीं। चलो कोई नहीं, नारी बात समझ में आ गया। ये देखो, ये एक तरफ जो सीन पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक दुल्हन के गेटअप में है, और ये जो देख रहे हैं ये बहना जो है, क्या बोले, ये दोनों पिक्चर देख के अंतर समझ में आ रहा है, लड़की ही है ना, ये भी लड़की है, तो फिर नारी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अरे लड़का जो काम कर सकता है ना, अब काम के लिए कोई गलत वे में मत लेना, लड़का जो है जो मुकाम हासिल कर सकता है वो एक लड़की भी उस मुकाम को हासिल कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ASAP है ना, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ये पिक्चर देखो भाई कितने गजब लग रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि नारी को पढ़ाओ। अगर कुछ चीज़ अगर मैं डिस्कस करूं तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए ज़्यादा मैं डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूं, ठीक है। ये अध्याय आप लोग का जो है कंप्लीट हो गया नारीवाद से। देखो यहाँ पे ना कुछ लोगों की मेंटलिटी प्रॉब्लम हो गया। मान लिया जाए किसी भी व्यक्ति को 2 या 3 या 2, वैसे बोला जाता सरकार से कि 2 बच्चे अच्छे होते हैं, तो 2 बेटी ही जन्म ले लिया तो क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ है। अरे बेटी को बेटे के तरह पढ़ाओ ना, शेर की तरह दहाड़ेगी वो भी। देखो ये शेरनी है ना, बेटी को इस तरह पढ़ाओ कि वो शेर की तरह दहाड़ के दिखाएगी। क्या बेटी ASAP नहीं बन सकती, SI नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? आप उसको अपनी मेंटलिटी से पढ़ाओ, उसको बेटे के तरह पाल के दिखाओ, तभी तो होगा।
नहीं तो बोलोगे कि नहीं ये तुम्हारी शादी करेंगे तो दूसरी पराई धन है, तो चल भाई तुम्हारी मेंटलिटी खराब है। ओके, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो बोलते बोलते खत्म हो जाएगा लोगों में, ये समाज में ना, आज के डेट में समाज में ज़्यादा ये चीज़ें चल रहे हैं। तो आई होप ये जो अध्याय था आप लोग का, मैंने सभी चीज़ को क्लियर ही कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई, ये चीज़ें पूरा अध्याय आप लोग का जो है कंप्लीट हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट वीडियो जाएगा, पार्ट नहीं आएगा, वन शॉट था, एक ही बार में ये पूरा अध्याय कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रश्न उत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि क्वेश्चन आंसर भी करवा दूं, कुछ बच्चे कमेंट कर रखे थे कि सर क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं करवाते हो, इसे मैंने अध्याय कंप्लीट करवा दिया। क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लेना, बाकी मैंने नेक्स्ट वीडियो का टारगेट लिया है कि इसमें क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आई होप आप लोग का ये अध्याय कंप्लीट हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल में हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।